क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, यदि फलन एफ एक्स बराबर log ई एक्स प्लस रूट एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर एक एक की आजादक फलन हो तो एफ इनवर्स एक्स कितना होगा। आपको बताना है कि एफ इनवर्स एक्स कैसा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करें वो देखो भाई। सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है log और एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स। ठीक है, और ये जो एफ एक्स इसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। और अगर आप एफ एक्स को वाई मानते हो तो एक्स बराबर कितना होगा, एफ इनवर्स वाई। ऐसा है, तो मैंने एफ एक्स को वाई मान लिया तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। मैंने log हटाया तो log कुछ बेस नहीं लिखा था, इसका मतलब बेस ई है। यहाँ पे बेस ई है तो हमने log का बेस हटाया तो इसका जो बेस है वो यहाँ से जब हटेगा log हटने पर वो इसका बेस बढ़ जाएगा, इसका बेस e की पावर वाई आ गया। मुझे इसको रूट को हटाना है तो रूट को हटाने के लिए रूट का पद मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, तो रूट का पद मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी सब मैंने राइट हैंड साइड में स्क्वायर कर दिया। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो e की पावर वाई का होल स्क्वायर आ गया। इधर स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, -2 इंटू e की पावर वाई ऐसा आ गया। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मुझे x का मान एक तरफ ले लेना है तो मैंने x का मान एक तरफ ले लिया और बाकी जो पद है वो सब राइट हैंड साइड में ले गए। और मुझे एक बार x का मान निकालना है लेकिन मैं एक बार 2x रख रहा हूँ, e की पावर y से डिवाइड कर रहा हूँ। e की पावर y इससे डिवाइड करोगे e की पावर y, ऐसे पहले आप अगर नहीं समझ आ रहा तो पहले e की पावर y का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e की पावर y यहाँ लिखना, फिर अलग डिवाइड करना e की पावर y का होल स्क्वायर अपॉन e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y, और एक e की पावर y कटने पर e की पावर y आ जाएगा, ये माइनस e की पावर माइनस। तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर a की पावर y माइनस e की पावर माइनस 5/2, और ये हो गया f इनवर्स y। तो अगर ये f इनवर्स y है तो इसका मतलब f इनवर्स x कितना होगा, f इनवर्स x होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, देखो भाई अगर ये क्या है, ओड फंक्शन है, ये अगर ओड फंक्शन है तो इसको जो आंसर है वो भी ओड फंक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी ओड फंक्शन है, ये भी ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन, तो आंसर फर्स्ट सेकंड फोर्थ में आएगा। और कौन सा आंसर आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, दूसरा आप एक ऑप्शन और काटना चाहते हो ऐसे भी काट सकते हो, जैसे एक्स और एक रखने लोग एक जीरो होता है, एक रखने पर यहाँ पे जब एक्स और जीरो रखोगे तो इसमें वैल्यू कितनी, जब आप इसमें एक्स और जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। इसलिए जब आंसर में जीरो पुट करोगे एक्स की वैल्यू तो आपको जीरो मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें जीरो रखने पर इनफिनिटी मिल रहा है तो ये कट गया, अब ये दो बच गए। अब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया तो आप ये वाला आंसर कर दोगे, वरना पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दो पासों को फेंका जाता है, फलनों पर प्राप्त संख्याओं का योग न तो 5 है नहीं क्या है 7, ओडे की प्रायिकता होती है। तो 5 अंकों का योग 5 की क्या क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। अंकों का योग 5, तो 5 कब कब होगा, एक के साथ क्या जाए 4 आ जाए, दो के साथ 3 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, और 4 के साथ 1 आ जाए। ये स्थितियां, 7 वाली क्या होंगी, 7 अगर लाना है तो आप क्या लिखोगे, एक के साथ 6 आना चाहिए। अब जिनको 7 वाला तो मोस्टली ये ना, ये सिंपल सिंपल रिजल्ट है, याद रह जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार, 5,2 और 6,1। मेरा ये टारगेट है कि भाई आपको आंसर बता दूं मैं कैसे आए, ज्यादा इसको डिटेल में सोल्व करने का नहीं है, क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बस ये आइडिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं आना चाहिए। तो मैं प्रायिकता किसी पूछ रहा हूँ, इसकी अनुकूल स्थितियां तो 4 होगी, इसकी अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, अनुकूल स्थितियां कितनी होगी 6 होगी, टोटल स्थितियां कितनी होगी 10। अगर आप सारी स्थितियां लिखोगे वो तो 36 होंगी, 6 गुना 36 होंगी, उसमें से 10 घटा दोगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा वो आएगा, जो प्रायिकता पूछी है वो आप सीधा लिखना चाहते हो तो 1 माइनस कुल अनुकूल स्थितियां कितनी है 10, कितने में से 36, और वो एक में से घटाने पर नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी। तो ये तो योग 5 और 7 आने की प्रायिकता, एक में से घटा दिया तो ऐसा लिख सकते हैं, तो लिखा 1 माइनस 5 बटे 18, और इसको सोल्व करने पर 18 माइनस 5 बटे 18 और 13 बटे 18, आंसर कितना हो गया 13 बटे 18। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये मान के चलो कि मोस्टली इस पेपर में सिंपल ही है, कुछ क्वेश्चन थे शानदार जो मुझे ठीक लगे, बाकी ये कह रहा है कि इसमें ए बी और सी डी समांतर। देखो अगर दो रेखाएं समांतर है और अगर उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो इन दोनों का योग कितना होता है, दोनों कोनों का योग है ना, अगर ये ए है और ये बी है तो ए और बी का योग 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना देता हूँ, ये लाइन बना
तो ये और ये 180 होगा, और ये भी 180 होगा, और इन दोनों का 180 और इन दोनों का 180, तो पूरा का मिला के कितना होगा 180 और 180 360। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आप लिख दो 180 में x जोड़ा x, ये दोनों का जोड़ा x आ गया, और 112 इन 108 जैसे मैंने कहा 108 और x जोड़ा और 112, इन तीनों का जोड़ कितना होगा 360 होगा। एक होता तो 180, दो है तो 360 होगा। अब 112 और 108 कितना हो गया 220, 220 तो x प्लस 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब कितना हो गया x बराबर 140 डिग्री। x बराबर कितना है 140 डिग्री। आंसर हो गया 140। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये 120, 100, 200, 200, 220 और 220 और ये 320, 360। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यदि 10 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम 7 चितानी प्रायिकता, कम से कम 7 चितानी प्रायिकता कितनी होगी, कम से कम 7 चितानी प्रायिकता। सिंपल सा फॉर्मूला है 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10 और बटे 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। अच्छा 10C7 को क्या ले सकते हैं, ठीक है 10C7 को क्या ले सकते हैं 10C3 प्लस 10C, ये इसको 10C2 तो 10C1 तो 10C0 और अपॉन में 2 की पावर 10 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 10 को ले सकते हैं, यहाँ सब में आपको दिख रहा होगा 1024। 10C3 कितना होता है, तो इधर से लिख देता हूँ 10C0 1, 10C1 10, 10C2 45, ये लिखा गया, और 10C3 होगा 120, और ये सोल्व करने पर लिख दिया 1024। इनको जोड़ के लिखेंगे तो 120, 160, 165, 175, 176, तो आंसर हो गया 176 बट्टे 1000। अब ये कुछ काटा नहीं, अगर ये कुछ काटते ना तो और भी सरल हो सकता है। 176 है ना, वो 11 वो 176 कितना है, 176 को क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 11, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10। ये 2 की पावर 4 कट के इसका आंसर क्या दिया जा सकता था 11 बट्टे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी 2 4 8 16 32 64, 11 बट्टे 64 भी दिखा है, 11 बट्टे 64 भी आंसर है। तो कई बार क्या है कि आंसर सरल करके नहीं देते, सिंपल 176 बटे 1024 दे देते हैं। तो सबसे अच्छी बात है सब में 1024। ठीक है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें आंसर सोल्व करके नहीं लिखा था, तो एक बच्चा उसने करेक्ट सोल्व करके आंसर लिखा, फिर उसको कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उसने छोड़ के आ गया। ठीक है, तो हो जाता है कई बार। देखो भाई यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। अब अगर आपको ये पता चल रहा है कि एक्स वाई में द्विघात समीकरण है, एक्स वाई में द्विघात समीकरण है, दोनों में द्विघात समीकरण है, तो या तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, अगर अगर रेखा युग्म नहीं है तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, सर्कल हो सकता है, लेकिन सर्कल में तो दोनों गुणांक बराबर होते हैं। हाइपरबोला में साइन चेंज होते हैं, तो ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स की है, दीर्घवृत्त की समीकरण। तो दीर्घवृत्त की समीकरण कैसी है, किस टाइप की दीर्घवृत्त की समीकरण को समझो भाई, देखो एक बार। और फिर ये कह रहा है कि इससे परिमित छोटे भाग का क्षेत्रफल बताना है, छोटे भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, छोटे भाग का क्षेत्रफल बता देते हैं अभी। क्या कह रहा है, देखो ये होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, और ये रेखा है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। अगर इसको सोल्व करके आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व करके लिख सकते हो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए। बस इतना है कि यहाँ बी है तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा, यहाँ ए तो यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ ए बी वो इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये तो इलिप्स है जो आपका है दीर्घवृत्त है, और ये क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, अंतःगण रूप में है, और ये भी आपको पता है कि दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, अगर छोटी बड़ी नहीं भी दिमाग में रखोगे तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब ये जो रेखा ना, ये जो दीर्घवृत्त ए कोमा 0 ना एक्स एक्स को काटता है, ये 0 कोमा बी पे, और ये लाइन भी क्या करती है, ये लाइन भी आपको एक्स एक्स ए कोमा 0 पे मिलती है, यानी इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु ना ए कोमा 0 0 कोमा बी, वो आपको ना क्वेश्चन से डायरेक्ट दिखना चाहिए। अगर आप इसको सोल्व करके करोगे तो फिर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करके और फिर आपस में घटाओगे, और घटाओगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा तो x0 या y0। जब x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू b आएगी, जब x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू b आएगी,
और जब y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू a आएगी। तो पहले वर्क करना पड़ेगा, वर्क करके घटाना पड़ेगा, घटाने पर x y की वैल्यू 0 आएगी, x y की वैल्यू 0 आएगी तो या तो x बराबर 0 है, y बराबर 0। लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपको थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए। अब ये क्षेत्रफल पूछा है तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, देखो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। अगर दीर्घवृत्त ये है, ये एलिप्स है तो इसका एरिया ये होगा। और अगर ये चौथा भाग है, ये एक भाग है, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों को मिला के पाई ए बी, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की भाग की बात करें तो पाई ए बी बाई 4 है। माइनस अगर इस एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया हटा दूंगा, अगर इस एरिया में से अगर मैं क्या कर देता हूँ, ये एरिया घटा देता हूँ तो हमारा छोटे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल वो कितना भाई, ये जो क्षेत्रफल वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो a गुणा b, ये आधार a है और ऊंचाई b है। तो इसका मतलब 1/2 ab तो कॉमन आ रहा है, 1/2 ab कॉमन आ रहा है तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो बस देख लो, इस क्वेश्चन में a कितना है b कितना है वो अगर आपको पता चल गया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन में आप इससे हिसाब लगा लो चाहिए, अगर आप हिसाब लगाओगे इसमें क्या है, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर है 6 से डिवाइड करने पर ऐसा जाएगा। तो a का मान 3 और b का मान 2 है, a का मान 3 और b का मान 2 है, a का मान 3 है, b का मान 2 है, पाई बाई 2 माइनस 1 बाहर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू ब्रेकेट के बाहर पाई बाई 2 माइनस 1, तो कितना आंसर आएगा, आंसर आ गया 3 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू 2 पाई बाई 2, आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे सिंपल से हैं, मतलब ऐसा कुछ लग रहा नहीं है कि कुछ पेपर में 4-5 क्वेश्चन तो शानदार दिए, मतलब कुल मिला के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक लेवल के हैं, बाकी पेपर है ना ऑल मिला के क्या है। लेकिन फिर भी इस पेपर में मैं ये मान के चलूंगा कि बच्चों से खूब क्या होंगी, मिस्टेक होंगी, खूब मिस्टेक होंगी, जो जितनी कम मिस्टेक करेगा उसके सिलेक्शन होने के चांस होते हैं। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है, ये कोई ए बी एक रेखाखंड है और एल इसका लंबसम द्विभाजक है, ये इसका लंबसम द्विभाजक है, और एक बिंदु P रेखा L पर, एक बिंदु P इस रेखा पर, और ये रेखाखंड कौन है, ए बी, ये ए बी है और ये इसका समद्विभाजक है, इसका मतलब ये दोनों दूरियां बराबर है और इस लंब समद्विभाजक है तो 90 डिग्री कॉमन है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, देखो अगर ये इसको x मानोगे तो ये भी x मानोगे और ये y है तो ये भी y हो जाएगा, या इसको अगर आप है ना कांस्टेंट मान लो, इसको आपने a माना तो भी a मानना पड़ेगा, इसको b मानोगे तो इसको भी मानोगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना होगा, ये भी रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ये भी कितना होगा, रूट a स्क्वायर प्लस बी, इसलिए p और pb दोनों बराबर देंगे। pa भी कितना आ रहा है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और pb भी कितना आ रहा है, pb भी इतना आ रहा है, तो दोनों pa और pb दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा ये लंब समझ आ जाएगा, तो दोनों बिंदु है ना, इस पे रेखा पर कोई बिंदु लेंगे वो हमेशा इनसे बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर dx प्लस 3xy माइनस 1 इंटू dy इक्वल टू 0, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो देखो मेरा ये मानना है कि अगर क्वेश्चन में अगर 3 आ गया, अगर क्वेश्चन में अगर 3 आ गया तो आंसर में 3 आना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आंसर में 3 नहीं है तो इसको तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आंसर में आपको क्या है, थोड़ा सा इसको तो क्वेश्चन में 3 है तो आंसर में 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए तो 3 तो मिला नहीं, 3 नहीं मिला तो अब क्या करेंगे, तो फिर है ना आपको क्या करना है, तो एडजस्टमेंट का करने का तरीका है कि एडजस्टमेंट करो और दूसरा तरीका है कि आप इसको कैसे भी करके सोल्व कर लो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार एडजस्टमेंट से ट्राई कर लेता हूँ और एडजस्टमेंट से अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करोगे, इसको x में लीनियर डिफरेंस लेकर सोल्व करो। तो आपको सोल्व कैसे करना है खुद को, आपको वाई स्क्वायर डी एक्स बटे डी वाई से डिवाइड कर दिया, प्लस कितना हो गया 3xy माइनस 1 हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर डी एक्स बटे डी वाई प्लस 3xy कुछ टू 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई और वाई स्क्वायर से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 3/y इंटू एक्स बराबर 1/y स्क्वायर। इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो वो कितना आएगा, e की पावर 3/y इंटू डी वाई, ये आ गया e की पावर 3 log y और 3 log y यानी e की पावर y की पावर 3, e की पावर ये y की पावर 3 आएगा और log कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर 3, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और सॉल्यूशन कैसा था, इतना कर दिया तो सॉल्यूशन बता देते हैं, चलो x इंटू वाई क्यूब, x को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1/y स्क्वायर इंटू वाई क्यूब डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c, तो एक्स वाई क्यूब बराबर
एक्स वाई क्यूब बराबर कितना हो गया, वाई डी वाई। ठीक है क्या, मैंने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई डी वाई प्लस कांस्टेंट सी। कांस्टेंट सी में हमने क्या कर लिया, अब मुझे पता है यहाँ पे बट्टे में 2 आएगा, तो मैंने कांस्टेंट को पहले ही बट्टे से 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई क्यूब बराबर वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस सी वाई 2। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 2x y क्यूब इसमें भी है, इसमें भी है, 2 में है, और आंसर में माइनस का वाई स्क्वायर आंसर क्या आंसर है। ये तो मेथड से है। ठीक है, और अगर आप इसको एडजस्टमेंट से सोल्व करना चाहोगे तो कैसे करोगे वो और देख लेते हैं। एडजस्टमेंट से अगर आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे, आप लिखोगे वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 3x प्लस 3xy डी वाई, ये और ये माइनस का डी वाई बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3xy डी वाई बराबर, इधर इसको डी वाई को इधर ले गया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 अगर है तो यहाँ पे y की पावर क्या मिलनी चाहिए, 2 मिलनी चाहिए, ताकि जब मैं इसका समाकलन करूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए। और y की पावर 2 मिलने के लिए मैंने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया, y क्यूब। इस इक्वेशन की अगर y से मल्टीप्लाई करना आपको आता है तब तो आप इस मेथड से जाना, और नहीं आ रहा तो फिर आप ना जो मैंने अभी पहले मेथड बताया उससे कर। इससे आप क्या लिखोगे, इससे आप लिखोगे ये जो डिफरेंशिएशन है ये दो पदों का अवकलन है। किस किस का अवकलन है, ये अवकलन है x इंटू वाई क्यूब का। तो अगर एक बार y क्यूब छोड़ दोगे तो dx आ जाएगा, और एक बार x छोड़ दोगे तो इसका अवकलन करोगे तो 3y स्क्वायर डी वाई आ जाएगा। तो अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही तो एक स्टेप और लिख देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन। ये है y क्यूब इंटू डी एक्स, और ये है x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, और बराबर में लिख दिया y डी वाई। अब ये फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ दिया फर्स्ट का अवकलन, इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब x बराबर y डी वाई। ठीक है, अब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर ये अवकलन का निशान कैंसिल हट जाएगा, तो y क्यूब x, इधर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। इधर 2 आ रहा है तो मैं कांस्टेंट में भी आंसर को देखते हैं इसी बाई 2 ले लूंगा, और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x को पहले लिख दिया, इधर 2 से गुणा करोगे तो y स्क्वायर, इधर 2 से गुणा करोगे तो c, तो आंसर आ गया 2xy क्यूब माइनस वाई स्क्वायर बराबर c। ये आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, सोल्व। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन, यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस aj कैप प्लस bk कैप एक शून्य सदिश हो तो 2a प्लस 4b बराबर कितना होगा, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, देखो अगर कोई का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब दोनों सदिश समांतर है, सीधी सी बात। और समांतर है तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो सदिश समांतर है तो पहले वाले का जो i कैप का गुणांक होगा और दूसरे वाले का i कैप का गुणांक, तो मैं पहले दूसरे वाले का लिख देता हूँ, पहले वाले का i कैप का गुणांक पहले दूसरे वाले का i कैप का गुणांक पहले वाले का i कैप का गुणांक, इसका j कैप का गुणांक, इसका j कैप का गुणांक, और इसका k कैप का गुणांक और इसका k कैप का, ये जो रेशियो ना वो इक्वल रहेगा। इसको सोल्व कर लोगे तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर 3 आएगा। इसको सोल्व कर लोगे तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा 27/2, 27/2 आएगा। पूछा कितना है, 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b, a को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, तो पहले ऐसे लिख दो भैया, पहले पूरा लिख दो, और b को किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया, तो इसका तो 2 गुणा 6 हो गया, इसका 2 गुणा 2, इसको 4 से गुणा किया तो 2 बच जाएगा, 27 दूनी 54, और 54 6 कितना हो गया, 60, 60 हो गया, ये 60। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बुक में दे रखा, बस ये थोड़ा सा साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा का मान पूछ लिया, कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पेपर से लग रहा क्या है, लग रहा ये है कि भाई जिस भी बंदे ने ये पेपर बनाया ना उस बंदे का ना 11th-12th ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे जो लगता है कि जो एग्जाम सेटर है, जो भी एग्जाम बना रहा है, एग्जाम जिसने भी पेपर सेटर है, उसने क्या किया है, वो 11th-12th का मास्टरमाइंड है, और बीएससी के इतने टच में नहीं है, और 11th-12th का मास्टरमाइंड और बीएससी के टच में नहीं है,
तो इसलिए यहाँ पे बीएससी के जो क्वेश्चन है ना वो इतने लेवल के नहीं है, वरना बीएससी के लेवल के क्वेश्चन आए और पसीना नहीं आए तो पॉसिबल है ही नहीं। देखो भाई बढ़ते हैं आगे। दो इकाई सदिश दे रखे हैं, अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर एंड 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दो वेक्टर हैं वो म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। देन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इज कितना होगा, साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा दोनों का जो जोड़ है वो कितना, आपको ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, अल्फा एंगल दे रखा है ए और बी के बीच और दोनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो दोनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, ए यूनिट वेक्टर है 1, बी भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और अल्फा इनके बीच में एंगल दे रखा है। अब ए डॉट बी को आप सोल्व करोगे तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos अल्फा, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा वो cos अल्फा ऐसा। और ये दे रखा है कि इनका मैग्नीट्यूड अलग 1 है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और परपेंडिकुलर दे रखे हैं, कौन कौन से वेक्टर परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दूसरा वेक्टर कौन सा दे रखा है, दूसरा वेक्टर दे रखा है 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, ये परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को जब मैंने सोल्व किया था ना तो मैं इसमें ज्योमेट्री से ढूंढना चाह रहा था कि ज्योमेट्री से अल्फा 60 डिग्री कैसे आएगा, उस टाइम तो मेरे को मिला नहीं। आपको किसी को आइडिया तो मेरे को बताना जरूर, लेकिन मैं अब इसको दोबारा ट्राई करूंगा, इसका आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि अल्फा का मान 60 डिग्री है। अगर दो परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर है वो कितना होगा, 0, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 गुणा ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का 4 ए डॉट बी, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10 बी डॉट ए, और इसको आप इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 0। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 दे रखा है, पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो 5 गुणा 1 हो जाएगा, ये माइनस का 4 ए डॉट बी और ये प्लस का, इसको बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए को ले सकते हैं। ये भी यूनिट वेक्टर है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस का 10 ए डॉट बी है, ये माइनस का 4 ए डॉट बी है, तो प्लस का 6 ए डॉट बी बच जाएगा, प्लस का 6 ए डॉट बी और यहाँ ये माइनस का 3 बच जाएगा। तो क्या बच गया भाई, सोल्व करने पर प्लस का 6 ए डॉट डॉट बी बराबर में आ गया 3, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, 1/2, और ये कोस अल्फा है तो कोस अल्फा कितना आ गया, कोस अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा 60 डिग्री, साइन 30 और कोस 60 के लिए अल्फा 30 डिग्री पूछा, कितना है साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। ठीक है, कोस अल्फा का मान 1/2 होता है तो कोस अल्फा के दो मान मिलते हैं, एक मान तो मिलेगा कितना आपका 60 डिग्री, तो दूसरा कोस पॉजिटिव कहाँ होगा, ए एस टी सी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन वो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना वो वाला मान लेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है वो अभी बताएंगे। यहाँ पे ये 60 लेना है तो साइन 60, साइन 60 प्लस साइन 2 इंटू अल्फा साइन 120। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, और साइन 60 जितना होता है उतना ही साइन 120 होता है। साइन 60 और साइन 120 बराबर होते हैं, कोस 60 और कोस 120 बराबर होते हैं, लेकिन साइन अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आधा और आधा, अगर हाफ और हाफ जोड़ते हैं तो एक हो जाता है, ऐसे इसका भी हाफ और इसका हाफ जोड़ेंगे तो ये √3 आ जाएगा, तो आंसर हो गया √3। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा है ना, अल्फा अल्फा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए अल्फा का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में मत लेना, फोर्थ में वाला नहीं लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना। आंसर कितना आ गया, आंसर है ये। तो ये क्या कह रहा है कि साइन अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ये और ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आंसर 0 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है भाई, बढ़ो आगे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर डेल क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, कर्ल 0 है, कर्ल 0 है, इसका मतलब आपका क्या कहोगे, अगुणनीय इरोटेशनल वेक्टर। इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का
जिसके इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है ना, उसका मतलब उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ, प्रॉपर कोर्स नहीं हुआ या प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। या फिर आपने एक ऐसे टीचर से पढ़ा दो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता है, यहाँ इस कॉर्नर में खत्म होता है, हो सकता है इस कॉर्नर में ना खत्म हो, अगले पेज के कॉर्नर पे खत्म हो, ठीक है। मतलब लाइन टू लाइन करके इस क्वेश्चन में अगर कोई लाइन टू लाइन लिखने वाला बच्चा भी सारा था, वो भी इस पेपर को सोल्व कर दिया। देखो दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ए और पी ए बटे बी बराबर 1/4 है। देखो अगर पी ए और पी ए बटे बी 1/4 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये मैंने क्लास में खूब बार समझाया कि ऐसा होता है तो क्लास स्वतंत्र घटनाएं, और अगर स्वतंत्र घटनाएं तो इसका मतलब आश्रित घटनाएं तो नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। अगर ऐसा यहाँ से देख के बता सकता हूँ कोई इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ठीक है। आप सोल्व करोगे तो भी इंडिपेंडेंट आएगा। कैसे आएगा, आप लिखोगे पी ए बराबर पी ए बटे बी को लिखो ए इंटरसेक्शन बी बटे बी, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए। तो क्लास में खूब बार बता चुका, अगर ये वैल्यू है ना, अगर इस क्वेश्चन का लेवल नहीं बचता अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो बाकी क्वेश्चनों का तो लेवल कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी कैसी घटनाएं हो गई, स्वतंत्र घटनाएं हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, तो आश्रित नहीं है। अब अगर पी ए बटे बी बार का अगर मान निकाले, ठीक है, ए बटे बी का पूरे का ऊपर बार है भाई, पूरे के ऊपर बार है तो इसका मतलब 1 माइनस पी ए बटे बी। अगर पूरे के ऊपर बार नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि घटनाएं तो स्वतंत्र ही हैं। लास्ट में लिखना तो ये 1 माइनस पी लिख दो, चाहे पी ए बार लिख दो, इसकी वैल्यू 1/4 लिख दो, इसको पी ए लिख के बाद 1/4 लिख दो, एक में से एक चौथाई घटाओ तो 3/4 आ जाएगा, तो आंसर हो गया। ये करे विद्यमान ही हम करें, इसका मान 3/4 है। पी बी बटे ए कितना होगा, पी बटे बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी बटे बी पी बी बटे ए कितना होगा, ए और बी घटना है तो पी ए बटे बी पी बी के बराबर होगा। पीबी का मान निकाल लेंगे, पीबी का मान निकालते हैं आंसर आ जाएगा। पीबी का मान कितना आएगा, पीबी का मान भी निकाल लेते हैं। पी पी बी बटे क्या दे रखा है, 1/2 रखा है, तो ये तो दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा, सॉरी, पी बी बटे दे रखा है इतना, तो ये स्वतंत्र घटना है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, ए और बी स्वतंत्र है तो पीबी का मान भी 1/2 हो गया। अब ये करे इसका मान विद्यमान है, इसका मान भी निकाल लेंगे, विद्यमान क्यों नहीं है, मान भी निकाल लेंगे, इसका मान निकाला और इतना आ गया, और ये करें इनमें से कोई नहीं, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड ग्रेड जाएगा। ये तो दे रखा है, क्वेश्चन इजी दे दिया, इस क्वेश्चन के बुक में अच्छे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन उन्होंने तो इजी क्वेश्चन दे दिया। दिखना चाहिए कि घटनाएं स्वतंत्र है। वैसे ये इजी तब है जब इसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना ये क्वेश्चन है ना, ये शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के बाद में शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखो भाई ये 1/n, तो आपका हो गया ये नहीं तो संवर्त है, नहीं विवर्त है, लेकिन परिबद्ध है, ना इधर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड। 1/n को आप देखोगे तो क्या होगा, देखो तो 1/n है ना, 1/n में n बराबर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर पुट करो तो 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, ऐसे एलिमेंट आते जाएंगे, और कम कम होते वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो बाउंडेड तो ही आप होगे, तो जितनी भी वैल्यू है ना इस सेट की, इस सेट ये जो भी सेट है, मैं पूरे सेट को लिख देता हूँ, तो पूरा का पूरा सेट है ना वो किसका सबसेट है, 0 से लेकर 1 का सबसेट है, इसको एक को भी मैं शामिल कर लेता हूँ। मैं कह दूं 0 से 2 का सबसेट है तो भी सही बात है, अगर ये इसका सबसेट है तो मतलब बाउंडेड है। या कह दो कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 0 से बड़े या बराबर, 0 के साथ बराबर का निशान लगाना जरूरी नहीं भाई, आप ऐसे कर सकते हो 0 से बड़ा x और लेस देन 1 है फॉर ऑल, इस सेट को s बोलोगे तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, इस सेट को अगर मैं क्या मान लेता हूँ, s मान लेता हूँ, तो बाउंडेड तो है, सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ओपन है नहीं है, क्लोज है नहीं है, तो क्लोज तो कब होता है, अगर इसका लिमिट पॉइंट निकालोगे, जब हम पढ़ते हैं तो इस सेट के जो लिमिट पॉइंट आएगा वो 0 आएगा, और 0 इसका एलिमेंट है नहीं, तो अगर लिमिट पॉइंट सेट का एलिमेंट नहीं हो, इसका जो लिमिट पॉइंट है, इसका जो सीमा बिंदु वो 0 है, और सीमा बिंदु क्या है, 0 है, और 0 किसका एलिमेंट नहीं है, s का एलिमेंट नहीं है, अगर 0 s का, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं वो सेट के एलिमेंट होते हैं, तो क्लोज सेट होता है, एक डेफिनेशन ये कहती है। तो इसका लिमिट पॉइंट 0 है और 0 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कैसा हो गया, ये क्लोज सेट तो नहीं है। ओपन सेट में क्या होगा, ओपन सेट में आप इसका कोई भी एलिमेंट लो, मान लो मैंने 1/2 लिया, मान लो ये 1 है और ये 1/2, और 1/2 का नेबरहुड लिया, तो ये 1/2 का अगर मैं छोटे से छोटा नेबरहुड लूंगा तो वो s के अंदर कंटेन करना चाहिए, तो 1/2 का नेबरहुड मैंने क्या लिया, 1/2 माइनस डेल्टा 1/2 प्लस डेल्टा लिया, और ये मुझे पता है कि सेट s के अंदर कंटेन नहीं करता, क्योंकि इस 1/2 माइनस डेल 1/2 प्लस डेल के बीच में अगर मैं बहुत छोटा लूंगा तो सिर्फ 1/2 ही ऐसा जो उसके अंदर कंटेन करता है,
बाकी इसकी इधर आसपास वाले पॉइंट कंटेन नहीं करते। इसका मतलब ये क्या है, 1/2 इसका आंतरिक बिंदु नहीं है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट ओपन सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, नाइदर ओपन नॉर क्लोज बट बाउंडेड। ये क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही इसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करके आपको एज टेट के पेपर सॉल्यूशंस में, तो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें सोल्व करके दिया था, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो 3 क्वेश्चन डाले थे 3D के, वही क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो गया। क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को बस थोड़ा सा डायरेक्ट सा बता देता हूँ। आपको अगर पूरा डिटेल से सॉल्यूशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो कह रहा है कि इसमें बिंदु कौन सा था, हमने बताया था कि ये तो आया था √60 और ये आया था रूट, कितना आया था, 3 का स्क्वायर 9, 4 13, 4 17, √17। और यहाँ जब वैल्यू निकाली थी तो √66 का स्क्वायर 66, √17 का स्क्वायर 17, √49 और √49 की वैल्यू कितनी आ गई। मैंने ये बताया था एक बिंदु आता है जिसमें 6 आता है, 8 आता है और 9 आता है, 6 आता है, 8 आता है और 9 आता है, जिस 7 नहीं आता और इसका आंसर कितना आता है, 7 आता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में आपको एस्टेट पीजीटी सॉल्यूशन में आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इतना रिपीट होता है इसलिए सिंपल कैटेगरी में आता है। जो क्वेश्चन रिपीट होने लग जाए ना, तो पता नहीं बच्चे क्या दिमाग है, जो रिपीट हो गया उसको तो ऐसे घोल के पी जाते हैं जैसे नींबू पानी बना के पी गए। ठीक है भाई, -π/2 से π/2, देखो भाई ये ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन x cos x ओड फंक्शन है, sin की पावर 5 की ओड फंक्शन, x की पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, सारे ओड फंक्शन होते हैं, विषम फलन होते हैं। अच्छा, cos x तो समफलन होता है, लेकिन अगर मैं x से गुणा कर दूंगा तो समफलन और विषम फलन का गुणा आ जाएगा, और दोनों का समफलन और विषम फलन को गुणा करते तो विषम फलन ओड फंक्शन हो गया। sin की पावर 1, sin की पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी हो, वो भी ओड फंक्शन होता है। लेकिन ये एक है ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन में इवन फंक्शन, सिर्फ जीरो को छोड़ के, जीरो इवन और दोनों होता है। इसलिए इसमें अगर जब आप इसका करोगे, आप प्रॉपर्टी लगाओगे कौन सी, -a से a और fx dx, इसको जब लगाओगे तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, कब, जब फंक्शन कैसा ओड हो, और 2 × 0 से a fx dx होती है जब फंक्शन कैसा हो, इवन। तो इसके मैं दो पार्ट करूंगा। पहला पार्ट तो क्या करेंगे, पहला पार्ट तो वो ले लेंगे जिसमें सारे ओड पार्ट, ओड फंक्शन, कौन सा, -π/2 से π/2, और ये लिख दिया मैंने x³ प्लस x cos x। मैं ये मानते हो कि आपको सारे फॉर्मूले पढ़ के गए हो आप एग्जाम में, और आपको ये फॉर्मूले आते हैं, इस हिसाब से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये नहीं कि बेसिक से स्टार्ट करके सारे, और इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया -π/2 से π/2, और ये 1 गुना dx, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये ओड फंक्शन के कारण 0 + 0 + 0, ये तीनों पार्ट 0 जाए, चाहे एक साथ 0 कर दो। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इसको 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 0 से, लिमिट 0 से π/2 और dx, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और x पे लिमिट लगा दो, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, 2 पहले से चल रहा है, तो 2 गुणा π/2 - 0 यानी π। आंसर कितना, इसका आंसर है वो कितना। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, इसमें 3 5 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने क्या कर दिया, 3 + 3 ओमेगा और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को तो एक साथ कर दिया, सबकी शक्ल एक जैसी कर दी, और 2 ओमेगा और बच गया। पहले वाले फैक्टर की बात करो तो 5 ओमेगा था, 5 ओमेगा में से क्या कर दिया मैंने, 5 ओमेगा में से 3 ओमेगा तो यहाँ रख दिया, 2 ओमेगा और लिख दिया, इनकी शक्ल एक जैसी होगी। पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरे वाले पार्ट में क्या कर दिया, 3 + 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर तो एक साथ कर दिया, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर और बच गया, उसको लिख, और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा। अब जब आप 3 कॉमन लोगे ना तो यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये इकाई के घनमूल हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अगर 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इनको 3 से गुणा कर दोगे तो भी 0 रहेगा, चाहे 3 कॉमन लेके बाद में 0 गुणा कर देना, तो ये वैल्यू तो होगी 0 + 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी 0 + 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर किया तो 4 ओमेगा स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा की पावर 4 तो ओमेगा लिख सकते हो।
4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेने के बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा -1, तो 4 गुणा -1, 4 गुणा -1 कितना आ गया, -4 आ गया, तो आंसर -4। ठीक है भाई, देखो दो परिमेय समुच्चयों ए और बी में क्रमशः m और n हो, यदि प्रथम समुच्चय ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या से 12 अधिक, तो मान लो एक में तो कितने अवयव m है, m इसने क्या करा है, पहले वाले में तो कितने एलिमेंट है, तो 2 की पावर m, दूसरे में 2 की पावर n, तो इनका जो अंतर है वो 12 अधिक वो 12 दे रखा है। जब मैं सिर्फ 12 को सोल्व करूंगा, 12 का मतलब क्या होता है, 12 का मतलब होता है 2 गुणा, ये क्वेश्चन अपने तो ऑनलाइन कोर्स में तो वीडियो डाल रखे हैं, ऐसे सोल्व करके मैंने सारे बताए, 2 गुणा 2 और ये 3, इसको सोल्व किया तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 4 -1, इसको लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा, इसको आप 2 की पावर में लिख दो सारे, तो ये इधर वाला गुणा करें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और अंदर ले जाए गुणा करें तो 2 की पावर 2, तो बड़ी वाली वैल्यू तो m की होगी, छोटी वाली वैल्यू n की होगी, तो m और n के मान कितने होंगे, 4 हो, 4, आंसर हो गया 4। परस्पर लंबवत है, अगर a का संबंध b से लाइन है, L1 लाइन का संबंध इससे L2 से, कब, यदि और केवल यदि L1 परपेंडिकुलर है, तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती तो समतुल्य नहीं है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा तो सममित होगी, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और समतल में है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर और L2 के परपेंडिकुलर L3 है तो ये दोनों पैरेलल होंगे, अगर प्लेन में है तो, 3D में तो फिर भी हो सकता है कि किसी केस में हो जाए लंबवत, इसलिए न समतुल्य न सममित केवल क्या है, सिमेट्रिक है, सममित। ये श्रेणी अपसारी होगी, कब अपसारी होगी, तो आप इसकी सहायक श्रेणी मान लोगे, सहायक श्रेणी मानोगे तो क्या होगा, सहायक श्रेणी मानोगे वो सिग्मा 1/n की पावर p मानोगे, और ये अपसारी कब होता है, ये अपसारी आपको पता ही है, तो p का मान क्या होगा, p का मान 1 या 1 से छोटा हो तो कैसे श्रेणी देगी, अपसारी देगी, तो ये आंसर होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 78 हो गए, आगे देखो भाई। एक वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई l मान लिया मैंने, l मैंने कितना मान लिया, चाप की लंबाई l बराबर कितना, 5 पाई, l बराबर 5, ठीक है, और त्रिज्य खंड से घिरा उसका क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्य खंड से घिरा उसका क्षेत्रफल 20 पाई दे रखा, तो 20 पाई उसका क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल होता कितना है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 r इंटू एल बराबर 20 पाई, ठीक है, 1/2 इंटू आर, एल का मान 5 पाई दे रखा है, बराबर 20 पाई कर दिया। अब आप देख लो, इधर 5 पाई से सीधा इधर वाला काटना चाहो तो 4 बढ़ जाएगा, तो आर बराबर हो गया 4 गुणा, ये बटे वाला 2 गुणा में चल जाएगा, तो 4 गुणा 2 कितना हो गया, 8, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस फलन का क्या बताना है, इस फलन का प्रांत बताना है, डोमेन बताना भाई। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो इंटीजर पे आपको इंटीजर वैल्यू देगा, और अगर आपने इसको भी इंटीजर ले लिया तो नीचे हमेशा जीरो, तो इंटीजर हमेशा ही गड़बड़ करेगा, आप जीरो रखो तो जीरो माइनस जीरो जीरो जाएगा, आप एक रखो तो एक में से एक घटाओगे तो भी जीरो जाएगा, दो रखोगे तो दो में से दो घटाओगे तो भी जीरो, और बाकी जो जितनी भी वैल्यू है वो सारी इसकी जीरो से लेकर आपकी जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कभी क्या नहीं हो पाएगी, एक नहीं हो पाएगी, इसकी वैल्यू आपको पता होगा ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फलन बोलते हैं वो है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, इसकी वैल्यू जीरो से लेकर हमेशा, इसकी वैल्यू जीरो से लेकर हमेशा एक से छोटी होती है, तो जीरो गड़बड़, जीरो होगा तभी गड़बड़ करेगा, और अगर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर हो गए, अगर ये जीरो हो गया, ये गड़बड़ कब होगा, जब नीचे जीरो होगा, बाकी चीजों में तो गड़बड़ होगा ही, जीरो कब हो रहा है, जीरो कब हो रहा है, जब ये एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो हो जाए, क्या ये कहो कि एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए, और ये दोनों बराबर है तो ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, इसकी तो रेंज ही इंटीजर है, इस चीज को तो इंटीजर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, अगर ये भी इंटीजर हो गया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये तो इंटीजर रहेगा तो कोई बराबर नहीं होगा, इंटीजर के केस में बराबर हो जाएंगे, इंटीजर के केस में बराबर हो जाएंगे तो इंटीजर को सबको हटाना पड़ेगा, तो आर माइनस जेड करना पड़ेगा, आर में से क्या हटाना पड़ेगा, जेड हटाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
ये क्वेश्चन जो पीछे टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैंने दिया था, सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जिसका नहीं देखा हुआ फिर ये क्वेश्चन हार्ड हो गया। देखो भाई, ये क्या है, ये 3 से 4 और ये है एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है एक्स माइनस 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है इसके अंदर, ये क्या है, ये तो 3 से 4 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है, और यहाँ कितना है एक्स। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ यहाँ dx है, इसको आप ये समझो कि अगर a से b और ये अगर f ऑफ x मानो, इसको मैं f ऑफ x मानू, तो ये नीचे क्या है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है, और ये प्लस f, ये और अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आंसर क्या आता है, आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो आंसर कितना होगा, अपर लिमिट ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बटे 2, 1/2। समरूप त्रिभुज के सिंपल सिंपल जितने भी क्वेश्चन है सिंपल सिंपल दे रखे हैं। एबीसी एक समरूप त्रिभुज है, वो किसके समरूप है, डीईएफ के समरूप, और बीसी बराबर कितना दे रखा है, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, और ईएफ कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 54 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी है वो डीईएफ इस प्रकार से होगा, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर और ईएफ क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल किसका पूछा, उसका ऊपर ऊपर लिख दो पहले, पहले मैं उसको रेज कर देता हूँ, तो क्षेत्रफल पूछा है, इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, और ये किसके सिमिलर है, एरिया मतलब ए आर लिख दिया, नीचे लिख दिया ए आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो अगर परिमाप होते हैं तब तो जब समानुपाती लिखते हैं तो भुजाओं का अनुपात आता है, लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है भुजा स्क्वायर, या मतलब ये कहो कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए जब भी एरिया का रेशियो आएगा ना तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग आएगा, तो इसमें बीसी दे रखा है, इसमें बीसी दे रखा है तो यहाँ बीसी, और ऊपर वाले में क्या दे रखा है ईएफ, तो यहाँ लिख दीजिए ईएफ का स्क्वायर। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इसमें दे रखा है कि बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 4, है ना, तो इधर इसका एरिया पूछा है, इसको मैं ऊपर वाले को तो ये लिख देता हूँ जिसका एरिया पूछा है, एबीसी का एरिया कितना लिख दिया मैंने, 54 लिख दिया, इसको लिख दिया ईएफ का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, इसको लिख दिया 9, इसको काटे तो 9 6 54 और 16 गुणा 16 6 96, 96 96। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन भाई, मतलब अगला एग्जाम है ना ये, इस इस पेपर का सबसे शानदार क्वेश्चन कहो कि जो क्वेश्चन गए ना भाई, जिसको करना पड़े, जिसको सोचना पड़े, जो कहे ना, मतलब एग्जामिनर है ना जो पेपर सेटर है, 11 12 के कई क्वेश्चन तो उसने ऐसे शानदार दिए हैं कि कुछ मत, जैसे 9 10 के क्वेश्चन से लगता है कि 9 10 के टच में नहीं है, बीएससी क्वेश्चन से लगता है कि बीएससी क्वेश्चन टच में नहीं है, लेकिन 11 12 के क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि बस ऐसे लग रहा है कि 11 12 के तो कई क्वेश्चन में मास्टरमाइंड ही, ठीक है। जैसे मुझे कोई कहे कि पेपर बनाना है, मुझे कोई कहे कि पेपर बनाना है, तो मेरी 9 10 स्ट्रॉन्ग है, मेरी 11 12 स्ट्रॉन्ग है, मेरी बीएससी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों में क्या करूंगा, पेपर का लेवल ठीक रखूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे कोई टीचिंग मेथड बनाना है तो टीचिंग मेथड मेरे को भी आती नहीं है, सीखनी पड़ेगी, जब सीखूंगा तो उसका भी लेवल पता चलेगा, तो टीचिंग मेथड नहीं आती तो उसका लेवल क्या रहता है, लो रहता है, तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता, तो यहाँ एग्जामिनर को क्या है 9 10 और बीएससी वीक लग रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन, देखो अगर आप ये देखोगे तो ये विषम सममित मैट्रिक्स, और विषम सममित मैट्रिक्स और ओड ऑर्डर किया तो उसका सारणी 0 होता है, अगर आपने ऐसा सुना हो, और ये एक क्या है, ये एक अगर आपने इसको भी अगर आपसे देखोगे तो इधर से अगर आप इसको सारणिक बनाओगे तो इधर से ए कॉमन आएगा, से बी कॉमन आएगा, इधर सी कॉमन आएगा, फिर ऐसे ए बी सी कॉमन, ऐसे कॉमन लोगे, तो जब आपने अगर सारणिक पढ़ाओ तो क्यू का सारणिक कॉमन लेंगे, तो ए और बी कॉमन लेने के बाद में यहाँ 1 1 1 और 1 1 1 और 1 1 1 आंसर कितना 0, यानी पी और क्यू दोनों ही ऐसी सारणिक है जिनका डिटरमिनेंट 0 है, दोनों ही कैसी हैं,
दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा ये इन्वर्टिबल, ये तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, देखो पी क्यू का सारणिक, देखो पी क्यू का सारणिक कितना होगा, पी का सारणिक गुणा क्यू का सारणिक, ये जीरो और ये भी जीरो और ये जीरो और ये जीरो, तो इसका सारणिक जीरो। इसका मतलब पी क्यू भी क्या है, इन्वर्टिबल नहीं है। अच्छा ये क्या है, क्यू तीन कोटि की क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सारणिक तो कितना आएगा, क्यूपी का सारणिक या पी क्यू का सारणिक, वो तो दोनों इक्वल ही होंगे, इसमें तो दोनों इक्वल ही रहेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और ये जो सारणिक है इसका मान कितना आएगा, यहाँ पे अपने हिसाब से तो जीरो आएगा, लेकिन अगर ये तीन कोटि का अगर इकाई मैट्रिक्स होता है, इकाई मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक, और इसका सारणिक कितना होता है, इसका सारणिक तो एक होता है, इसको आई कहेंगे, तो आई का जो सारणिक है उसका मान कितना होता है, एक होता है। तो इकाई मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता, जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका जो उसका सारणिक है वो जीरो आएगा, एक नहीं हो सकता। इसलिए कौन सा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कंसीडर कर लिए और पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकंड तो इनकरेक्ट। अब पीक्यू और क्यूपी है ना, उनका आप क्या करना, एक बार प्रोडक्ट करके देख लेंगे, एक बार प्रोडक्ट करके देखने के बाद में आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये नल मैट्रिक्स है नहीं है और दोनों का क्या है, जीरो। पीक्यू इज ए नल मैट्रिक्स, तो सारणिक तो जीरो कब आता है, जब पीक्यू अगर जीरो मैट्रिक्स होगी तो भी सारणिक तो जीरो आता है, सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो भी जीरो आता है। अब चेक करना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट जीरो है नहीं, अगर सारे एलिमेंट जीरो। अच्छा दूसरा और चीज देखो, ये विषम सममित और ये सममित मैट्रिक्स, अगर कोई सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित मैट्रिक्स, अगर एक सममित मैट्रिक्स और एक विषम सममित, तो उनका जो मल्टीप्लाई है वो कैसा आएगा, अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो आप लोगे क्यू का ट्रांसपोज, ठीक है ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर एक सममित और एक विषम सममित है तो इसमें आपको इसको ऐसे उल्टा करके लिखना पड़ेगा, उल्टा करके लिखना पड़ेगा, तो फिर क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे क्यू कैसी है, क्यू सममित है क्यू लिख दोगे, पी कैसी है विषम सममित है माइनस पी लिख दोगे, तो कितना आएगा, माइनस क्यू पी आएगा। अच्छा ये पी क्यू और अगर क्यू पी दोनों इक्वल हो गए, दोनों का मान जीरो आ गया, यानी इक्वल हो गए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर देंगे, फॉलो कर देंगे, तब तो ये क्या कर देंगे, ये विषम सममित, और विषम सममित होती है तो उसका सारणी का मान जीरो आता है। अब हमें बस इसको पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके देखना है, तो ये सेकंड वाला तो क्यू पी अगर आप इसको चेक कर लोगे जीरो मैट्रिक्स है तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि इकाई मैट्रिक्स नहीं, लेकिन भाई मैंने पहले एक बार ये लिख बता दिया, अब हम पी क्यू को और क्यू पी को एक बार मल्टीप्लाई करके देखना चाह रहे हैं। तो मैंने पहली पंक्ति को पी मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, ए बी सी है भाई, पी कोई मैट्रिक्स कितनी है, यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, और ये ए बी और सी, ये ए बी और सी, और साइन और देखेंगे कौन सा नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर, सब में बी है, ए बी बी सी, सब में सी है तो क्या होगा, ए सी सी है तो बी सी, ऐसा देख लेते हैं यही है क्या, ऐसे ऐसे ये है यहाँ पे माइनस का भी है, यहाँ पे माइनस का भी है, ऐसे ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये माइनस लेंगे या ऐसे लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं अगर पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो जीरो एबीसी माइनस का एबीसी जीरो आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जीरो बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी जीरो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जीरो बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर जीरो आ गया। ऐसे आप सोल्व करोगे, आगे सोल्व करो तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए स्क्वायर सी जीरो माइनस का प्लस का ए स्क्वायर सी जीरो आ गया। ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सारे क्या होंगे, ये जीरो होंगे, ऐसे इसको गुणा कर दो तो ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी जीरो जीरो जीरो, तो आपको पता चल गया कि ये जो पी और क्यू का मल्टीप्लाई है वो क्या है, नल मैट्रिक्स। क्यू और पी भी देख लेते हैं, क्यू पी कैसे, फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, तो आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, ए स्क्वायर जीरो माइनस का एबीसी प्लस का एबीसी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर सी जीरो माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी और जीरो, ऐसे करते जाओ जीरो 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 जीरो, तो क्यूपी और पीक्यू दोनों बराबर आ गए, ए या पीक्यू और क्यूपी दोनों नल मैट्रिक्स में, ठीक है।
तो यहाँ पे पी क्यू कैसी एक शून्य अवयव, पी कैसे एक शून्य अवयव है, पी क्यू और ये तो ये भी शून्य अवयव है, और ये दोनों कैसी हैं बराबर में। तो आंसर क्या हो गया, केवल फर्स्ट और थर्ड क्या आंसर है इस शानदार क्वेश्चन। वैसे तो कहें तो इसमें मल्टीप्लाई करके देखना, चेक करना उस हिसाब से, शानदार हिसाब से कि अगला अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को भी कर सकता है, नहीं कर सकता, बिना पेन उठाए कर सकते हैं, उस हिसाब से शानदार। ठीक है, तो भाई 84 का क्वेश्चन देखो। 84 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रेखा x माइनस 3/2 बराबर y प्लस 2/-1 बराबर z प्लस 4/3 समतल में स्थित है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान है, ये पूछा है। भाई इसको आप मेथड सोल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, मैं बस मेरे तरीके से बता देता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है, अगर इस पे बिंदु की बात करूं तो इस बिंदु में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे है 3 की रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, सुनो ना भाई, मेथड से मैं एक बार करवा नहीं रहा, मेथड से भी इजी, लेकिन मेरे मेथड से तुरंत हो जाता है। तो मैंने कहा ये जो रेखा है वो 3 -2 -4 से गुजरती है, और इस रेखा की दिक्कत पाते हैं वो 2 -1 और 3। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो भाई समझो, अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये अगर मैं इनका जोड़ 0 चाह रहा हूं तो किसको साइन चेंज करना पड़ेगा, अगर आपके पास 1 2 3 को 0 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं तो माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 1 है ही, ये जोड़ते ही इसके साथ 0 हो जाएगा। अगर मैं पहला माइनस का कर दूं, बाकी माइनस का है ही, और ये अगला प्लस है ही, इनको जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा भी कर सकता हूं मैं, पहला प्लस का रखूं, दूसरे का साइन चेंज कर दूं और तीसरे का भी साइन चेंज कर दूं तो भी 0 आएगा। दोनों भी तरीके से ही है, तो आपको बढ़िया लगे। मैं बस इस पैटर्न पे जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसका पैटर्न क्यों जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो ये दिख रहा है 9, ये 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनका अगर आप साइन ही देखोगे ना, तो साइन ही देखोगे तो इनका जोड़ भी 9 है। मैं ऐसे लिखना नहीं, मैं तो आपको यहाँ से बता दूंगा, माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, प्लस का 4, इनका अगर आप जोड़ोगे तो 3 2 5 और 5 और 4 9, 9 दिखेगा, वो यहाँ 9 है, मुझे 9 चाहिए, मुझे 9 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बस सिर्फ क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा x माइनस 3, और दूसरे वाले का साइन चेंज किया y प्लस 2, तीसरे वाले का साइन चेंज किया z प्लस 2, कितना आ गया, कैसे आया, ऐसे आया भाई। सही तरीका कैसे है आने का, वैसे तो सही तरीका क्या है, ओह सारा ही मिट गया। तो देखो, अगर इन सबको इनके बराबर ही लिखोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 प्लस, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, माइनस y माइनस 2 और माइनस z प्लस 4 अपॉन में। देखो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि dx बट्टे p dy बट्टे q और dz बट्टे r है, उसको किसी से गुणा किया, इसको किसी से गुणा किया, इसको किसी से गुणा करके बराबर बट्टे में 0 लाते, वो सिस्टम अपना रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया, यहाँ 2 इसका साइन चेंज किया तो प्लस का 1, इसका साइन चेंज किया तो माइनस का 3, तो सोल्व करने पर क्या आएगा, x माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे सोल्व किया तो माइनस का 3 और ये प्लस 2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 4, माइनस का 9 बट्टे में 0। और इसको इनमें से किसी के भी साथ सोल्व कर लो, मान लो मैं z प्लस 4/3 के साथ सोल्व करूंगा तो ये इसको साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सोल्व करने पर क्या होगा, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 9 बराबर 0। तो आंसर आएगा x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 9 बराबर 0, या जो समीकरण आएगा वो आएगा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया, मैं जब क्वेश्चन देखता हूँ तो उसको तुरंत ही x माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड x क्या कर दिया, ये माइनस जेड नहीं लिखा क्या, दोबारा से माइनस जेड, और ये क्या लिख दिया, माइनस लिखा था प्लस 9, माइनस 9 बराबर 0, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये जो आंसर है ये माइनस जेड दिखना चाहिए। ठीक है, अब तुलना कर लो भाई, तुलना करो तो क्या होगा, p का मान भी 1 और q का मान -1, p का मान -1 आ गया, p का मान प्लस का 1 आ गया, q का मान कितना आ गया, -1 आ गया, और p और q का मान p का मान 1 आ गया, q का मान -1 आ गया, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना हो गया, 2। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अभी तक इस पेपर में जो 10 अभी तक जितने सोल्व क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन भी अच्छा शानदार क्वेश्चन। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर,
बराबर हो गया एक का स्क्वायर एक माइनस एक का स्क्वायर एक, दोनों को जोड़ दिया 2, आंसर हो गया 2। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया, ये 2 आंसर। ठीक है भाई। देखो ये कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0 की नियत है। अगर इसकी नियत है तो हमें पता चल रहा है कि इसमें x में एक घात में और y में 2 घात है। और अगर ये इसको अगर आप मानक रूप में बदल के भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन में अगले ने ये कहा है कि जब नियता लिखोगे ना, इस परवलय की जो नियता होगी वो क्या होगी, हमेशा x से पैरेलल होगी, तो x में एक घात की होगी, y आएगा नहीं। यहाँ पे क्या है, x एक घात होगी, y आएगा नहीं, इसमें y है, इसमें y है, इसमें y है, तो आंसर हो गया 4x और 11। तो 4x और 11 पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था, ऑनलाइन टेस्ट में, ऑफलाइन टेस्ट में भी दिया, एग्जाम में भी आया पीछे। ठीक है, देखो भाई वाई स्क्वायर प्लस 4y, आपने क्या कर दिया, आपने इधर 4 ऐड कर दिया, इधर को -4x लेके इसको इधर +3 हो गया। मैंने वाई स्क्वायर प्लस, एक बार बाद में, पहले मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर लिख दिया मैंने माइनस का 4x प्लस। एग्जाम में कैसे करते हैं वो स्टेप लिख रहा था भाई, वाई स्क्वायर प्लस 4y, एग्जाम में कैसे करो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इधर 4 जोड़ दिया, तो इधर भी क्या कर दिया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 जोड़ने पर 3 और 4 कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको तो लिख दिया y प्लस 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 4x प्लस 6। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर -4 कॉमन लेने के बाद में y प्लस 2 का स्क्वायर -4 कॉमन लेने के बाद में x माइनस 7/4। और जब इसकी आप नियता लिखोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 7/4 बराबर, तब इसको आप -4x वाले से तुलना करें तो a करोगे, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सोल्व करने पर x बराबर 1 प्लस 7/4, x बराबर 11/4। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, करते सारे ये 4x बराबर 11 लाते हैं, लेकिन वो टिक मार्क करने के चक्कर में 4x बराबर 11y को भी कर सकते हैं आगे, अगर 4x प्लस 11y आ गया तो ऐसा नहीं कि बच्चों आता नहीं है। इन कई बार क्या है, टाइम का जो प्रेशर है वो उस हिसाब से आदमी गलत कर देता है, जल्दबाजी में तो ये नहीं रहता कि एग्जामिनर इतनी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक दे सकते, क्योंकि टेस्ट में भी यही ऑप्शन देते हैं, हो जाता है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आ गया 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिबंध प्रायिकता क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 2 सफेद तथा 3 लाल हैं, बॉक्स सेकंड में 4 सफेद तथा 5 लाल गेंदें, इनमें से किसी बॉक्स में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। तो ये जो पेपर है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, अगर आपको उसमें कुछ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा तो आप वहां पे देख सकते हो। तो वह लाल पाई जाती है, इस गेंद की बॉक्स सेकंड से होने की प्रायिकता क्या है। इस गेंद बॉक्स से गेंद को याद तो बॉक्स सेकंड से, तो बॉक्स सेकंड से निकालना, तो पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होती है, लाल गेंद होने की प्रायिकता पहले वाले से निकालोगे तब तो आएगी 5, और दूसरे वाले से निकालोगे तो कितनी आएगी 5/9, ऐसे आएगी। 5 गेंदे इसमें 3 लाल है, ठीक है। और सेकंड से पूछा है तो सेकंड वाले की प्रायिकता ऊपर लिख दो, वाली प्रायिकता ऊपर लिख दो, तो क्या होगा, ये तो 5/9 है। यहाँ अगर आप 45 ऐसे में लोगे तो 9 होती है 27 प्लस 25/45, इसको सोल्व करोगे तो 5/9, 5/9, तो इसको उल्टा करके लिख दोगे तो ऊपर 45 हो जाएगा, नीचे 25 और 27 52, 9 पंजू 45, 5 5 25, 25/52, मिरर इमेज बन गई भाई 25/52। अगर मेरे को सही याद है तो पिछली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में ये क्वेश्चन था, और शायद उसका आंसर था 75/156, अगर सही याद, ऐसा मुझे याद है, उसमें ये ऑप्शन दिया था। और ये ऑप्शन ना, ये आंसर आने के बाद में ना बच्चा छोड़ के आ गया कि ऊपर नीचे 3 से गुणा करके लिख रखा था, 3 से गुणा करके लिख रखा था, मतलब 75/156। पिछली जो भर्ती है उसमें जो ये क्वेश्चन आया था
अभी सेकंड ग्रेड में था या स्कूल लेक्चर में था, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन था इसमें सेकंड ग्रेड में एग्जाम में, सेम क्वेश्चन था सर, एग्जैक्ट याद नहीं है, 99% मशहूर हूँ ये क्वेश्चन था। ठीक है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है, तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है? दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता √1 माइनस, यहाँ पे छोटा गुणांक कौन सा बड़ा कौन सा, छोटा लिख दो, छोटा बड़े बड़ा, छोटा बड़े बड़ा लिख दिया तो कितना हो गया 25 माइनस 16 बटे 25, 9 बटे 25, 9 बटे 25 यानी 3/5, तो इसकी उत्केंद्रता हो गई 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री परिवर्तित हो जाता है तो मीनार की छाया x मीटर कम हो जाती है, x का मान कितना? एक टावर है उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, ये तो 100 मीटर हाइट का टावर है, और उन्नयन कोण भाई, उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री, तो देखो भाई ये कोण 90 डिग्री है, इधर जैसे जैसे आओगे कोण कम होते जाएंगे, तो 90 से कम होगा 60 होगा, 60 नहीं 45 है, 90 से कम होगा तो कितना होगा, पहले 45 आएगा, अगर 60 होता तो पहले 60 आता, और फिर 30 और इधर जाएगा तो और 30 होगा, यहाँ तक जाता है, तो एक मीनार की छाया कितनी मीटर कम हो जाती है, x मीटर कम हो जाती है, तो ये अगर दूरी है ना, अगर x होगी तभी तो x मीटर कम होगी। अच्छा ये 100 है, ये 45 डिग्री है, तो 45 में तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। अच्छा 30 वाले में क्या होता है, अगर ये इस त्रिभुज में अगर 30 वाला कोण ले, भाई मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे इस हिसाब से नहीं कि पूरा डिटेल से समझाने के हिसाब से, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये वैल्यू ना ये छोटी होगी, ये 30 डिग्री के सामने वाली ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, और ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये इसका कितना होगा, √3 गुना होगा, तो ये x प्लस 100 है ना, ये x प्लस 100, ये इसका √3 गुना होगा, 100 गुना √3, इनका अनुपात क्या होता है, यहाँ पे अगर ये 1 है, अगर आपने 30 डिग्री का अगर त्रिभुज देखा ढंग से, तो 30 डिग्री त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ अगर ये 1 होता है तो ये √3 होता है, और ये 2 होता है, यानी ये जो वैल्यू होती है ना, वो इसका, ये बता रहा हूँ, ये 30 छोटा होता है, छोटा होता है भैया, ये 1 है तो ये √3 होगा, 30 डिग्री में ये छोटा होगा, ये 1 है तो ये √3 गुना होगा, ये अब सही है, तो 60 में होता है, तो ये 1 है तो ये √3 गुना होगा, तो अगर ये 1 है तो इधर लिखें तो ये 100√3 होगा, लेकिन ये तो है x प्लस 100 है, x प्लस 100 √3 हो गया, x बराबर हो गया 100√3 माइनस 100, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 100 गुणा √3 माइनस 1, x बराबर 100√3। ठीक है, क्वेश्चन r बराबर 0 से ये करते हैं तो कितना होगा, ये द्विपद प्रमेय के प्रसार में क्या करते हैं, अगर हम जब दूसरा पद होता है उसमें अगर हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू 1 रख देते हैं तो ऐसा आंसर रहता है। देखो ये समझो, मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ वैसे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, अगर आपने ऐसा पढ़ा हो a प्लस बी की पावर n बराबर, अगर आपने पढ़ा है तो सिग्मा r बराबर 0 से n, और a की पावर आप n से r लिख देते हैं पहले, तो n से r, और a की पावर देखो स्टार्टिंग होती है वो n से होती है और कम होती है n माइनस r हो जाती है, और ये होता है b की पावर r। अगर यहाँ पे r तो दे रखा है, ये वाला पद नहीं दे रखा है, इसका मतलब a की वैल्यू तो 1 लेनी पड़ेगी, a की वैल्यू तो 1 पुट करनी पड़ेगी, ताकि n की पावर r वाला पद तो आएगा नहीं, और 3 की पावर r है तो b की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, जब आप a की वैल्यू 1 रख दोगे, b की वैल्यू 3 लिख दो, तो ये तो जो है ये तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ 1 और 3 को जब आप ऐड कर दोगे तो 4 की पावर n आ जाएगा, 4 की पावर, मतलब अगर यहाँ पे 3 की पावर r है तो आंसर 4 की पावर n आ जाएगा, अगर यहाँ पे 2 की पावर r आता तो 3 की पावर n, इस टाइप से डायरेक्टली सोल्व करने पर भी कौन सा टाइम लगता है, 10 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक, यदि किसी वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 मीटर, वर्त की परिधि 2 पाई r, और उसमें त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है 74 मीटर दे रखा है, 74 मीटर दे रखा है, तो वर्त का क्षेत्रफल पूछा है, वर्त का क्षेत्रफल कितना, ठीक है, तो r तो कॉमन ले लिया, तो कितना होगा 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74 लिख दिया, r बराबर
आर वाली लिखो तो क्या जगह 44 माइनस 7, 44 में से 7 घटा दिया 37, 37 बटे 7 बराबर 74, 37 से कम 37, 37 दूनी 74, तो से कट गया। आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 14, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। वर्त का क्षेत्रफल पूछा है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्त का क्षेत्रफल पाई गुणा आर स्क्वायर, पाई गुणा, पाई का मतलब 22/7, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 को 11 से गुणा किया तो 616, आंसर हो गया 616। ठीक है भाई, यदि z बराबर ये एक्स प्लस आइटा वाई और ये ऐसे ऐसे लिख रखा है, इसका आंसर पूछा है, तो देखो ये नियम होता है कि अगर z माइनस ए बटे z प्लस ए अगर ऐसा दे रखा है और इसके बराबर 1 आ गया तब तो होती है सरलेखा, और अगर इसके बराबर जो वैल्यू है वो 1 नहीं आई तो पाई बाई 6 कितना आता है, पाई का मान होता है 3.14 बटे में अगर आप लिखोगे 6 तो वो वैल्यू 1 से कम है, 1 के बराबर नहीं है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, शर्त क्या है, अगर बराबर में k है और k का मान क्या है, पॉजिटिव है, पहली बात तो जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और दूसरा k का मान क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो ये वर्त को रिप्रेजेंट करता है, सर्किल को रिप्रेजेंट। अगर इसका मान 1 होता, बराबर में 1 लिखा होता, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, सरलरेखा हो जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र तथा एडी वृत्त का व्यास है डी ए बी, डी ए बी 50 डिग्री है तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, डी ए बी 50 डिग्री है तो देखो भाई, यहाँ ये वर्त की त्रिज्या और ये वर्त की त्रिज्या, अगर दोनों अगर भुजाएं समान है तो समूह कोण बराबर होंगे, तो इसका समूह कोण 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये कोण तो 50 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज में अगर दो कोण 50-50 डिग्री के हैं तो तीसरा कोण है ना, तीसरा कोण है वो हो जाएगा इसका 80 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। और अगर ये 180 है, रेखा के एक तरफ अगर अगर रेखा पे अगर दो कोण बन रहे हैं, एक 80 है तो इधर वाला कितना हो गया 100, एक्स हो गया 100। एक तो 100 हो गया। ठीक है भाई, दूसरा देखो, आप चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज में जो आपके ऑपोजिट एंगल होते हैं, आप समूह कोण होते हैं, कोण को कुछ और बोलते हैं, अगर समूह कोण अगर 50 और इन y का जोड़ है वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, y बराबर कितना होगा, y बराबर 130, और x प्लस वाई पूछा है तो 100 और 130 230, आंसर हो गया 200। ये कह रहा है इस समतल द्वारा गोले के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वृत्त की त्रिज्या है, ये गोला है, गोला का केंद्र क्या है 0 0 है, गोला का केंद्र 0 0 है, ये वर्त कट कर दिया इसको, और इसकी त्रिज्या पूछी, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मानी, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मानी, कैपिटल आर कितना है इस क्वेश्चन में, यहाँ 25 का स्क्वायर 25 है तो 5 का स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या तो होगी, गोले की त्रिज्या तो होगी कैपिटल 5, और वर्त गोले का केंद्र कितना है, गोले का केंद्र 0 0 0 है, 0 0 0 से समतल समतल 2x प्लस 3y माइनस 6z बराबर 28 पर डाले गए लंब की लंबाई, 28 पर डाले गए लंब की लंबाई, तो कांस्टेंट और बट्टे में 2 का स्क्वायर, x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर, और ये आपको पता होना चाहिए 2 3 और 6 जब भी आते हैं तो 7 आता है, तो 28/7 4 आ गया, ये डिस्टेंस है 4, डाले गए लंब की लंबाई 4 होगी। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये 5 है और ये 4 है तो ये कितना होगा 3 होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी 3, ट्रिपलेट बन जाएगा, त्रिक बन जाएगा। ठीक है, ठीक, इस क्वेश्चन में देखो ये 3 है, अगर ये 3 कहां जाएगा, आंसर में आएगा, आंसर में इसी में 3 है तो आंसर √π/3 हो गया, बात खत्म। तो बीटा गामा फंक्शन का है, लेकिन अगर आपको ये दिमाग में पता चल रहा है कि 3 जाएगा कहां, 3 आंसर में आएगा, आंसर में आ गया 3, बात खत्म। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो होता क्या है, फॉर्मूला भी लगता है और प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, अगर आप इसमें x क्यूब बराबर क्या मानोगे, t मान के सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x², तो x क्यूब बराबर t मान लो, तो x बराबर कितना हो गया, t की पावर 1/3 हो गया, x की पावर t की पावर 1/3 हुआ तो dx कितना हो गया, dx बराबर हो गया 1/3 t की पावर, भाई मेरे को मेथड से इसको दो आता है, मैं तो इसका आंसर दिमाग में रहता है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ आपको, -1 करेंगे तो माइनस का 2/3 dt। क्वेश्चन को पढ़ने का, रीड करने का फायदा यही है
बीटा गामा फंक्शन है ना, देखते ऐसे मन में आता है कि बस इसका डायरेक्ट कैसे आंसर करें, है ना। तो यहाँ अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, लिमिट है 0 की 0 रहेगी, इन्फिनिटी की इन्फिनिटी रहेगी। रूट एक्स का मतलब इसकी पावर 1/2 करेंगे तो 3 टी की पावर 3 की पावर 1/2 e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी, dx का मान कितना लिख दिया, dx का मान 1/3 टी की पावर -2/3। अगर आप क्वेश्चन ढंग से सोल्व करोगे तो आपको ये 3 अलग से दिखेगा, 3 खूब दिखेगा और ये बाहर आएगा और ये लास्ट तक रहेगा और वो दिखना चाहिए। ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, ये हो गया टी की पावर 1/6 -2/3 e की पावर -t dt। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 1/3, 0 से इन्फिनिटी, टी की पावर सोल्व करोगे तो माइनस का 4, 1 -4 माइनस का 3/6 माइनस का 3, टी की पावर -1/2 e की पावर -t dt। इसको सोल्व करोगे तो 1/3 गामा -1/2 में से एक जोड़ देंगे और इसकी वैल्यू जाएगी 1/3 गामा 1/2। अब ये 1/3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट। अब चाहे ना यहाँ पे मिस्टेक हो जाए, अपना आंसर में मिस्टेक नहीं होगी, आंसर कितना आएगा, √π/3 आएगा। ये भाई मुझे ऐसा भी याद आ रहा है, जैसे मैंने पहले कभी बीटा गामा फंक्शन का वीडियो बताया तो उसमें भी ये बताया था यूट्यूब चैनल पे कि ये 3 है ना आंसर में आएगा। ठीक है, देखो भाई, यदि z प्लस एक समूह है और माना f z से z प्लस में f x बराबर कितना दे रखा है, 2x, f of x बराबर कितना दे रखा है, 2x, दोनों प्लस से प्लस में है। तो बताओ ये समाकारिता है नहीं, तो आप कहोगे f of x y लिखा, f of x plus y लिखा तो 2 into x plus y आ गया। इतनी इजी समाकारिता कोई देता ही नहीं है। इससे पता चल रहा है कि एग्जामिनर है ना, वो क्या है, बीएससी वीक है। मुझे तो लगता है भाई हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब अगर f of x plus y लिया तो x इस पर f of x plus f of y आएगा तो समाकारिता हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अच्छा एक एक की है ही नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, f of x बराबर f of y लेके चलेंगे। इससे क्या लिखा, 2x बराबर 2y आ गया, 2x बराबर 2y आ गया तो x बराबर कितना आ गया, एक एक हो गया। तो किस समाकर्ता हो गई, एक एक समाकर्ता। अच्छा तक नहीं हो पाएगी, अच्छा तक क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप 1 लोगे ना f of 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, f of 2 लोगे तो 4 आ जाएगी, f of 3 लोगे तो 6 आ जाएगी। तो आपको इवन इंटीजर तो मिल जाएंगे, वो माइनस के भी मिल जाएंगे, 0 लोगे तो 0 ही मिल जाएंगे, आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। रेंज में है ना, आपको जब रेंज निकालोगे तो रेंज में कौन कौन से मिलेंगे आपको, सभी सम पूर्णांक मिलेंगे। मैं इसको एक बार 2z लिख देता हूँ, सभी इवन सभी सम संख्या मिलेंगे, 2z मिलेंगे, जबकि मिलना चाहिए z। तो आपकी जो रेंज है ना, जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर नहीं होगी। इसमें जो परिसर है ना, परिसर रेंज, और वो जो अपना सह प्रांत और परिसर बराबर होते हैं तभी तो आच्छादक होता है। तो कोडोमेन है ना, कोडोमेन कितना है इसमें, कोडोमेन है वो z है, कोडोमेन में तो सभी इंटीजर्स हैं, लेकिन रेंज में इवन इंटीजर आएंगे। आप जब रखोगे तो 0 रखने पर 0 आ जाएगा, 1 रखने पर 2 आएगा, -1 रखने पर -2 आएगा, तो सारे इवन इंटीजर तो आ जाएंगे, लेकिन ऑड इंटीजर नहीं आएगा। इसलिए एक एक की समाकारिता आच्छादक समाकारिता है। उसके जो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।